जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन निकालिएगा, आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं जरा इसकी। और ये एग्जाम्पल 15 है, पेज नंबर 616 पर। और इसके क्वेश्चन हर दफ़ा इसी तरह आता है जिस तरह ये है। सिर्फ आपने आज जो सीखना है ना वो ये है कि इसको आपने एग्जाम में डिस्क्राइब कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको आता भी है, केस भी सही बता रहे हो लेकिन नंबर गेन नहीं कर पाते। बेसिक रीज़न क्या होता है कि इसके प्रॉपर एक लिखने का तरीका है। और फिर दूसरा ये कि ये ओपन बुक है, आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद होगा, तो वो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि वो चीज़ें आपने स्पेसिफाई करनी है यहाँ पर। वो यहाँ पर मैं कर भी दूंगा लेकिन आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड की वर्डिंग लिख सकते हैं, खोल के लिखो, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन होता है, 3-4 केसेस दे देता है, आपने हर केस को इंडिपेंडेंटली डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब इसमें से अगर स्टार्ट करें तो जैसे ये लिख रहा है, रिक्वायरमेंट में पहले पढ़ रहा हूँ, डिस्कस हाउ अकबर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वुड डील विद द अबव सिचुएशन in its financial statements for the year ended 30th June 2015. Explain your point of view with reference to, नीचे क्या लिख रहा है, guidance contained in the International Financial Reporting Standard. यानी अब आपने उसको जो गाइडेंस IFRS देता है उसके मुताबिक आप उसको डिस्क्राइब करोगे, डिस्कस करोगे। ठीक है, सो अब आइए क्वेश्चन में, अकबर केमिकल्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल. The following transactions have not yet been incorporated in the financial statements for the year ended June 30, 2015. ठीक है, नंबर ए, अब ये केस स्टार्ट होने लगा है। ऑन जून 2015, one of its tankers carrying chemicals fell into canal, thus polluting the water. The company has never faced such a situation before. The company has neither any legal obligation to clean the canal, nor does it has any published environmental policy. In a meeting held on July 26, 2015, the board of directors decided to clean the canal, which is estimated to cost rupees 5.5 million. केस समझ गए होंगे, इस केस के अंदर ऐसा क्लियरली लिखा है कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, यानी इसका मतलब लॉ ही नहीं मौजूद। और वो कह रहे हैं जी कि इसमें जो है 26 तारीख को 26 में 30 जून मेरा काउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, 26 मई को ये डिसीजन हो रहा है और डिसीजन मैनेजमेंट ने किया कि जी ठीक है हम कैनाल साफ कराएंगे, वाटर क्लीन कराएंगे। ठीक है, अब उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो 5.5 मिलियन। सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, शुड द प्रोविजन बी क्रिएटेड और नॉट। पहले तो हम इसके ऊपर लिखने का तरीका तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रोविजन है या नहीं। क्या ये दो सिचुएशन हो सकती है, या ये प्रोविजन है या नहीं है। इसमें पहले तो IS 10 लगाना है आपने, ये याद रखना है, इस केस पे पहले IS 10 लगा लो, बेहतर है। क्या ये, वैसे तो ना भी लगाओ तो ये कवर हो जाता है जब मैं लिखूंगा वो वर्डिंग। पहली चीज तो देखो, ये इवेंट जो है 30 जून से पहले का है, यानी 30 जून को ऑन जून 15। ठीक है जी, तो इसका मतलब पास से रिलेट करता है, बिल्कुल करता है, पास से रिलेट करता है। तो ये अब देखना है एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, क्या उसका एविडेंस उस डेट का मौजूद था, जो मैनेजमेंट का डिसीजन है। ठीक है ना, अब मैनेजमेंट ने डिसीजन तो किया 26 फरवरी को, जून को। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर 26 जून को कर रहा है तो एविडेंस तो मौजूद था ना, कि माइंड देखें, डिस्कशन ये नहीं है कि मीटिंग में बैठा और आज ही फैसला हो गया, इट विल कंटिन्यू, इसको नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं इट विल कंटिन्यू, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसमें कोई शक नहीं। सो रिकग्नाइज तो होना चाहिए, लेकिन आगे भी देखना है आपको, अगर तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है फिर रिकग्नाइज नहीं होगी 37 के थ्रू, और अगर ये आपकी प्रोविजन है तो रिकग्नाइज होगी। तो प्रोविजन के लिए तो सबसे पहली चीज क्या है, प्रोबेबल होना जरूरी है।
जो कि हो रही है। जब मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया तो प्रोबेबल हो गई। आपको याद होगा मैंने वर्ड बताया था, ऑब्लिगेशन कैन बी लीगल और लीगल तो नहीं है, कंस्ट्रक्टिव तो हो गई ना। जब कंस्ट्रक्टिव होगी तो फिर भी आप रिकग्नाइज करो। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या है? देखो, पहले केस को पढ़ना है, माइंड में बताने में आपने सोचना है कि ये क्या है। क्या लाइक प्रोविजन है तो पहले प्रोविजन को एक्सप्लेन करो, प्रोविजन होती क्या है, पहले उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसको इस केस से लिंक करना है। ये बेहतरीन तरीका होता है लिखने का। ठीक है, दूसरा यह कि अगर कॉन्टिजेंट है तो पहले मैं कॉन्टिजेंट को एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज कॉन्टिजेंट, और उसके बाद फिर मैं लिंक करूंगा उस केस के साथ, फिर अकाउंटिंग रूल बताऊंगा इसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इसको पहले तो लिखेंगे या प्रोविजन क्या लिख होती है, तो मैं पहले लिखूंगा प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। ये लिखा हुआ आपने और आपको जरूरत ही नहीं है लिखने की। मैंने आपको कहा था कि आप रेड बुक से उठा के लिखो, बल्कि मैंने लिखवाया भी हुआ ये कि प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट एंड is due to as a result of past event, is future economic benefit shall outflow to the entity. It is probable that future economic benefit shall outflow to the entity and its amount can be reliably estimates. ये तीन कंडीशन लिखनी लिखनी है। अच्छा, कई जगह ना सोल्यूशन में वो दो लिखता है, तो ठीक है, इट्स ओके, वो दो को इकट्ठा कर देता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो दो को कंबाइन, मतलब मकसद तो ये है कि ये 1 2 3 भी ना लिखे, बेशक एक पैराग्राफ में तीनों लिख दें, लेकिन एक्सप्लेन तो करनी है। ये लिखने के बाद अब जरा केस में आइए। केस में पहले तो आप लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसके ईयर एंड पे तो ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि मीटिंग जो 26 जुलाई को हेल्ड हुई और ईयर एंड 30 जून है। जी जी बिल्कुल, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन यह है कि जब 26 को उन्होंने डिसीजन लिया, वर्ड 4 से देखिएगा, उसने लिखा है कि on 31st July 2015 the board of directors decided to clean the canal. Decided, फैसला 26 को हुआ है। मेरा सवाल यह है, डिसाइड करने के लिए इसका एविडेंस मौजूद था या नहीं था? तो डिसीजन ये 26 को बैठकर 26 को डिसीजन नहीं हो सकता, आज ही बैठकर आज डिसीजन नहीं हो सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वर्ड देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो एक पूरी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसका उनका कॉम्बिनेशन एक बोर्ड होता है, और इसके अंदर कई मीटिंग्स होती हैं। ये फाइनल मीटिंग का उसने रेफरेंस दिया हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसलिए हम इसको कभी भी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग नहीं ले सकते, इसको हम एडजस्टिंग के लिए। ठीक है, सो अच्छा, अब इसके बाद मैं जो बताने लगा था केस को लिंक कैसे करना है, आपने लिंक कैसे करना है, अभी कहां तक पहुंचे थे? वो जो पहला हिस्सा कि प्रोविजन क्या होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस केस को पहले मैं अगले पैराग्राफ में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। अब मैं लिखूंगा एट ईयर एंड द ऑब्लिगेशन, the legal obligation was not existing as there is no law existing at that time, but constructive obligation was arisen due to the decision made by board of directors. So the provision should be recognized because this provision, अच्छा लिख दो, provision of 5.5 million should be recognized। बेशक यहां पे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, because अब वही 3 पॉइंट को लिंक कर रहा हूं, because it is an event which was occurred on June 15, 2015, ठीक है, and it is probable that future economic benefit shall outflow to the entity and the amount has already been decided and estimated at 5.5 million, therefore the provision should be created। बल्कि वो तो पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बस इस सीक्वेंस में लेके चलना। ठीक है, इस सीक्वेंस में अब सिर्फ एक दो दफा मैं ये डिस्कस करूंगा, उसके बाद सिर्फ केसेस हम डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसके, मेरे पास भी काफी क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम एक एक केस को इस तरह लिखना शुरू करेंगे तो इट विल टेक टाइम। लिखने के एक दो क्वेश्चन जरूर करके मुझे बेशक भेजें, मैं देख लूंगा, लेकिन कम से कम आप इसको डिस्कस करें। अगला केस देखें। ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2015 a significant decline in the market of company's product was observed, which also led to a decrease in NRV of finished goods
और ये ज़हन में रखिए, उसने बड़ा क्लियर लिखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ 2015 सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। It was estimated the goods costing rupees 25 million as at 2015 would only fetch rupees 23 million जी। जबकि उसकी जो वो कह रहा है कि कॉस्ट कितनी है 25 मिलियन एज एट जून 30 2015 would only fetch rupees 23 मिलियन, एनआरवी उसकी 23 है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, इस चीज को छोड़ दो, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं, ये एडजस्टिंग इवेंट। अब ये जो क्वेश्चन पास पेपर में आया था उसने इसको नॉन एडजस्टिंग लिया था, और जब यही केस सेम इसी तरह का सेम आगे भी आएगा वो एडजस्टिंग ले रहा है, ठीक है। कोई फर्क नहीं दोनों में, इवन वर्डिंग तक भी फर्क नहीं है। देखो लेकिन एक लॉजिक मैं बताऊंगा यहां पर, देखो वो लिख रहा है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, डिमांड गिर रही है, कंपनी की डिमांड गिर रही है, एकदम गिरी है, हो जाता है एकदम गिरी है। अब ये गिरी क्यों, उसकी रीजन नहीं थी, ये बहुत जरूरी थी। अगर तो डिमांड इस वजह से गिरी है कि एक कंपेटिटर अपनी प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि अब मैं मार्केट में बैठा हूं, कंपेटिटर कितना छुपा लेगा, वो भी छुपाने की कोशिश करते, तमाम फैक्ट सामने नहीं लाते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आ जाती है और कई कंपनी तो खुद देती हैं। लाइक अभी इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो आपको पता है कि 2025 इज अ ईयर जहां दुनिया में यूरोप ने तो टोटली खत्म कर दी गाड़ियां, उनका लॉ पास हो चुका है एंड दे हैव अनाउंस्ड, अब भी इसे अनाउंस कर चुके हैं कि जी 2025 में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स हो, कोई पेट्रोल कार्स नहीं, इन सिंपल वर्ड। पाकिस्तान भी उसके ऑब्वियसली उसमें आ रहा है, और पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया 2020, लेकिन खत्म नहीं की। सिर्फ फर्क ये है कि हम खत्म नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रिक और आएंगे। टोयोटा ने अनाउंस कर दिया कि वी आर प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान, और आपको पता है कि सर पाकिस्तान में बहुत सी फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई हैं। ये एक्चुअली ये ऑटो पॉलिसी है, पाकिस्तान की वर्स्ट ऑटो पॉलिसी 2016 टू 2021 थी, वर्स्ट, जिसने ऑटो इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन 21 से 26 की जो पॉलिसी जो अब आ रही है दैट इज वंडरफुल, और इसमें बहुत फायदा होगा। आप देख लें, अभी देख लें कितने आए हैं और प्राइसेस कितनी गिरेंगी, ये आप देखिए, क्योंकि वो मोनोपोली तोड़ रहे हैं, कंपटीशन क्रिएट। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है, तो इस पॉइंट से तो एडजस्टिंग है। लेकिन मैंने बताया कि पास पेपर में जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे, बुक में भी मेरा ख्याल है नॉन एडजस्टिंग लिया हुआ, तो आप एडजस्टिंग लेके करो लेकिन एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस तरह कई केसेस ऐसे आते हैं जिसका एडजस्टिंग एक जगह लेकर आया, एक जगह नॉन एडजस्टिंग ले लिया, दो सेम जगह पे। इसमें कोई ऐसी लॉजिक नजर नहीं आ रही कि जो मैं कहूँ कि ये नॉन एडजस्टिंग है, तो मैं इसको एडजस्टिंग दे रहा हूँ। और एडजस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से द इन्वेंटरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी IAS 2 का रूल लगाएंगे एंड द इन्वेंटरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज 23 बिल, ठीक है। और वैसे भी देखा कि सेकंड वीक कोई बहुत पीछे नहीं होता, इसकी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही होती, ठीक है। नंबर 3, अच्छा ये केस बड़ा जबरदस्त। On June 21, 2015, customer lodged a claim of 2 million with the company as a consignment dispatch on June 1, 2015 was not according to the agreed specifications. Okay. The company's inspection team found that this defect arose because the inferior quality of raw material supplied by the vendor. दूसरी तरह आगे ये reimbursement वाला जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। On June 28, 2015, the company lodged a claim for damages of 5 million with its vendor, which includes reimbursement of the cost of the raw material. The company anticipates that it will have to pay. ये वर्डिंग बड़ी अहम है, मैंने आपको कहा था वर्डिंग से डिसाइड करना है 4 चीजें: रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टन। जब ये लिख रहा है कंपनी एंटीसिपेट्स इट विल हैव टू पे द कंपनसेशन टू इट्स कस्टमर, यानी कस्टमर ने जो 2 मिलियन का हमें क्लेम किया है, वो उसके मुतालिक हमारी लीगल टीम ये कह रही है कि हमें पे करना पड़ सकता है, विल हैव टू पे, पढ़ना पड़ेगा। सो शुड कैन आई से इट इज अ प्रोबेबल,
और पॉसिबल? एनीवन? यस, इट इज विल हैव टू पे। ये विल का वर्ड बता रहा है कि जी मैं पे करूंगा, ठीक है। तो हाँ, ये है कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पे करूंगा, ज्यादा जोर है पे करने पर, तो लिहाजा इसको प्रोबेबल कंसीडर करोगे। तो ये जो 2 मिलियन का क्लेम किया कस्टमर ने, ये 2 मिलियन के मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा। हाँ, अगर कोई और अमाउंट दी होती तो हम उससे प्रोविजन क्रिएट करते। जरूरी नहीं होती कि जो क्लेम किया वही मेरा केस का फैसला हो, ये भी याद रखें। तो लीगल टीम जो कहती है हम उसको लेते हैं नॉर्मली। बेस्ट एस्टिमेट की बात है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो 2 मिलियन ही ले लो। लेकिन आगे चलिए, एंड वुड हैव टू रिकवर 50% ऑफ अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम वेंडर। वुड हैव एबल टू रिकवर, कि जितना हमने क्लेम किया ना, उसको 5 मिलियन का क्लेम किया ना हमने, तो उसका 50% अमाउंट हमें मिल जाएगी। लेकिन वुड बी एबल टू रिकवर, इसको क्या कहूंगा? क्या जी? नहीं, ये भी प्रोबेबल है। हाँ, ये भी प्रोबेबल है, वुड बी एबल टू रिकवर, ठीक है। यानी ये भी ज्यादा जोर है कि हमें मिल जाएंगे, मोर देन 50% चांस है हमें मिल जाएंगे। तो कॉन्टिंजेंट एसेट क्या कहता है? एसेट का रूल हमने कल ही पढ़ा है। एसेट ये कहता है कि वो तब तक रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता जब तक वर्चुअली सर्टेन ना हो। लेकिन ये चूंकि प्रोबेबल है तो इसको डिस्क्लोज मैं जरूर करूंगा, डिस्क्लोजर में इसको शो जरूर करूंगा, बट इसको अकाउंट्स में मैं नहीं लेकर आऊंगा। इसको रिसीवेबल अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अब प्रोविजन रिकॉर्ड होगी 2 मिलियन की, लेकिन रिसीवेबल मेरा रिकॉग्नाइज नहीं हो। और अगर फर्ज करें ये वर्चुअली सर्टन होता, जरा इसकी भी डिस्कशन कर लें, अगर होता तो फिर 2 मिलियन के अगेंस्ट 2.5 मिलियन बन रहा है। मैं रिसीवेबल में 5 तो नहीं ना लिखूंगा, क्योंकि हम कहेंगे जी, वो कह रहे कि कंफर्म उसने कर दिया कि जी मैं 50% आपको दे दूंगा, तो फिर वर्चुअली सर्टन हो गया ना, ठीक है। तो अब 2.5 मिलियन आ रहा है, क्लेम था 2 मिलियन, रीइंबर्समेंट में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जी कि उससे ज्यादा नहीं होगी, तो अब 2 मिलियन रिकॉग्नाइज करो, रिसीवेबल भी 2 रिकॉग्नाइज करोगे। हाँ, अब अगले साल जब रिसीव होता है वो बात का मसला है ना, वो तो वैसे भी एस्टिमेट से कम और ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आपने एक्सपेंस है उससे ज्यादा आपने इनकम रिकॉग्नाइज उस साल नहीं करो, उस साल की बात हो रही है ना, ताकि जीरो हो जाए। एक तरफ जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूँ एक्सपेंस क्रिएट हो गया, दूसरी तरफ रिसीवेबल क्रिएट करता हूँ तो इनकम क्रिएट हो गई, कैंसिल हो गया, इफेक्ट जीरो। लेकिन ये भी पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये दोनों सेट ऑफ नहीं होंगे। आप प्रोविजन को सेपरेट शो करोगे, रिसीवेबल सेपरेट शो करोगे। लेकिन ये जो मैंने आखिरी डिस्कशन की वो इस केस से में ये नहीं है, ये मैंने अज्यूम किया कि अगर वर्चुअली सर्टन, ठीक है। तो हर तरह से इसको डिस्कस करेंगे तो फिर सीखेंगे ना। ये तो एक छोटा सा था। अब आइएगा नेक्स्ट में 16 आएगी, अब आगे 16 ये मुल्तान पेट्रोलियम पेट्रोकेम लिमिटेड या चेम लिमिटेड, जो भी कहते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आएगी। ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मुल्तान पेट्रोकेम लिमिटेड operates in the oil extraction and refining business and is preparing its draft financial statements for the year ended 31st December 2016। year आपने माइंड में रखना है, 31st December 2016। ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है और यहीं से मैंने इसको लेके चलना है। The following information has been collected for the preparation of provisions and contingencies note, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन रिमाइंड में आ रहा है अचानक, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर तो आपको पता ही है ना आपके क्या होता क्या है। डिस्क्लोजर इज अ डिटेल्ड अमाउंट, नॉर्मली डिटेल उस ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है जो हमने अकाउंट्स में लिखा होता है। मिसाल के तौर पर पीपीई हम लिखते हैं, उसका लिखते हैं नोट नंबर इतना, तो पीपी में जाके पूरा चार्ट बना होता है, रिकंसिलिएशन,
डेफर्ड टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस के आगे नोट लिखा होता है, ये तो पढ़ा है ना, नीचे पूरे नोट्स बने होते हैं। क्या बता रहे नोट्स? डिटेल। प्रोविजन की तरफ आते हैं, सॉरी कॉन्टिजेंसी की तरफ आता हूं। कॉन्टिजेंसीज जो हैं उसको रिकग्नाइज तो नहीं करते ना वो एसओसीआई में आना है ना एसओएफपी में आना है, लेकिन नोट में तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कहता है अगर वो मटीरियल है और प्रोबेबल पॉसिबल है तो मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन सीधा सा है, डिस्क्लोजर में यूजर को कैसे पता लगेगा कि इसने डिस्क्लोजर दिया हुआ? देखो एक चीज जो फेस पे आ रही है एसओसीआई और एसओएफपी, तो उसको वो देख सकता है, इसका नोट नंबर ये है, नंबर लगे होते हैं ना, उस पेज पे जाएगा, नोट नंबर में जाएगा और ढूंढ लेगा। लेकिन क्या कॉन्टिजेंसी को किस क्या लाएगा? हो सकता है वो ज्यादा देखे उसको ना मिले, फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे वो जज कर सकता है कि ये कॉन्टिजेंसी का नोट दिया हुआ? जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो, ठीक, तो लाइबिलिटी साइड जब मुकम्मल होती है ना, उसमें करंट और नॉन करंट जब लिखते हो, उससे नीचे आप एक और हेडिंग देते हो, ठीक है, और वो होती है कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। एंड कमिटमेंट्स। कोई भी नोट नंबर दे दो, जैसे नोट नंबर, ये नोट आ रहा होगा 31, और इसकी जो अमाउंट होती है ना वो 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो तो रिकग्नाइज है। अब मेरे लॉजिक समझे हो कि एक अमाउंट जो हमें शो ही नहीं कर रहा, मुझे कैसे पता लगेगा डिस्क्लोजर में कहा जाता है? इसलिए याद रखिएगा कि हम एक पूरी हेडिंग देते हैं, ये बकायदा कंपनीज एक्ट में भी है, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। अच्छा, कई कमिटमेंट्स भी इसमें हम डिस्क्लोजर में देते हैं, वो खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो रिलेटेड पार्टी में आता है। अगर कोई मैंने कमिटमेंट की है हमारी कंपनी ने किसी के बिहाफ पर या सब्सिडरी के बिहाफ पर, वो शो करना होता। कॉन्टिजेंसीज तो पड़ा है, सिंपल कॉन्टिजेंसीज को डिस्कस करना, इसके अमाउंट 0 कर दो और आगे इसका नोट आ जाए, उसमें पूरी डिटेल आ जाती है। कई कंपनीज के कॉन्टिजेंसीज का नोट इतना बड़ा होता है कि 5-5, 6-6 सफ़े भरे होते हैं, यानी इतनी कॉन्टिजेंसीज होती है, इतनी ज़्यादा केसेस चल रहे हो। ओके जी, तो पहला केस हमने पढ़ा है? नहीं, शुरू नहीं किया। New site was acquired on 1st January 2015 and is being used as the site for the new oil refinery. 1st January 2015 को ये ज़हन में रखिएगा। Initial preparation work was undertaken at the site at the start of 2015 and the oil refinery was completed and ready for use on 31st December 2015, जो मेरी रिपोर्टिंग डेट है। The new refinery was expected to have a useful life of 25 years. MPL has a well publicized policy that it will reinstate any environmental damage caused by its activities. The present value of estimated cost of reinstating the environment is 1.3 million for damage caused during the initial preparation work. Amount is being based on discount of 8%. ठीक है, अब बताओ करना क्या? बेसिकली किससे रिलेट करता है? जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और वैसे भी अगर देखें तो ये किसी की डिसमेंटलिंग पॉलिसी बन जाएगी ना, जैसे हम डिसमेंटलिंग को ट्रीट करते हैं। देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें अगेन वो ये लिख रहा है ना, न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड यूज लाइफ 25। एमपीएल हैज अ वेल पब्लिसाइज्ड पॉलिसी that it will reinstate any environmental damages caused by its activity। ये लिखा हुआ है, इसने अपनी पॉलिसी में लोगों को स्पेसिफाई किया हुआ है। अच्छा, आगे लिख रहा है that will reinstate any environmental damage caused by activity, the present value of estimated cost of reinstating the environment of 1.3 million, और ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, इसको मजीद प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल प्रिपरेशन वर्क द अमाउंट इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ 8%।
ठीक है जी। अब बताओ इसका क्या करेंगे? हाँ, अनबाइंडिंग करेंगे। अब सिंपली ये करोगे कि प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग शैल बी रिकॉग्नाइज एट अमाउंट ऑफ 1.3 मिलियन, ठीक है, एंड एट दैट ईयर एंड इट शैल बी amortized, यानी अनवाइंड। इसको अनवाइंड करोगे बाय 8%, 1.3 मिलियन का 8% लेकर आप इसको अनवाइंड कर दो। एंट्री हम पढ़ चुके हैं, एंट्री एसेट डेबिट होगा पहली एंट्री, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। अब मैं जरा कहीं पे एंट्री जो अमाउंट आएगी मैं एंट्री भी आपसे डिस्कस कर लूँ। दूसरी एंट्री भी हमने पढ़ी है, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, शाबाश, और प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन बढ़ जाएगी ना, ठीक। सेकंड देखिए, एन explosion or at one of the MPL's oil extraction plant on 1st July 2016 has led to a number of personal injury claim being made by employees who were injured during the explosion. 5 claims have been made to date, but if these claims are successful, it is likely that a further 3 employees who were also injured will make a claim. यानी 8 हुए, 5 ने क्लेम कर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर 5 भी सक्सेसफुल हो गए ना, 3 भी आ जाएंगे, और ये नेचुरल आएंगे। So MPL's lawyers estimate that it is probable that the claims will succeed and that the estimated average cost of each payout will be rupees 150,000. The lawyers have recommended that MPL settles the claim out of court as quickly as possible at their set estimated amount for all 8 employees injured to avoid any adverse publicity. ठीक है, तो बड़ा क्लियर केस है ये, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बताइए आप क्या करना है इसका। ये तो कंफर्म प्रोविजन है। देखें, लॉयर ने यहां तक कह दिया है कि को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। तो आउट ऑफ कोर्ट जब वो लॉयर कह रहा है, लीगल टीम कह रही है, तो ये खुद समझ में आ रहा है कि केस का फैसला हमारे खिलाफ ही है, अगेंस्ट ही है। ठीक है, अगर कोर्ट में जाएंगे तो उसने लिख भी दिया है कि हमें 1,50,000 पर उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सवाल मैं ये इतना करूंगा, प्रोविजन क्या 1,50 की क्रिएट करूं? अच्छा, अब जहां तक डाटा नहीं दिया हुआ तो मैं 1,50 ही ले सकता हूं ना, लेकिन वैसे नॉर्मली जो सेटलमेंट हो जाए उस पे आप करो, क्योंकि सेटलमेंट अक्सर अमाउंट कम भी हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉइज को भी पता होता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, चलो 1,50 मिल भी जाएगा, लेकिन मेरी पे खर्चा आएगा, टाइम भी लगेगा, चलो 1,25 देते हैं तो कहीं सेटल कर लेते हैं। दैट माइट बी पॉसिबल, मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल यहाँ नहीं है तो आप प्रोविजन क्रिएट करोगे, पास्ट इवेंट है, सारी चीजें वही हैं जो मैंने पहले बोली हैं। प्रोविजन आप क्रिएट करोगे, 150,000 इंटू कितने एम्प्लॉइज हैं, 5 क्लेम्स हो चुके और 3 और है, तो 8 करेंगे ना, 8 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ केस यार, अभी तो पढ़ो, अभी तो कहानी आगे चल रही है। मैं तो यहाँ तक ही है, फिर अभी ये वर्डिंग वापस लेते हुए आगे चले, अभी केस का दूसरा हिस्सा भी है। An additional 2 claims have been made by employees for the stress rather than injury. अब ये 2 और क्लेम आ गए और ये स्ट्रेस से रिलेटेड, that exposure has caused them. If these claims were to be succeed, the lawyers have estimated a likely payout would be around 10,000 per employee. However, the lawyers have stated that they believe it to be unlikely that these employees will win such a case. Situation is possible. सिचुएशन इज पॉसिबल। तो क्लियर हो गया कि ये जो क्लेम है इसके अगेंस्ट कोई मैं प्रोविजन क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है और इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। MPL मेड एन इंश्योरेंस क्लेम to try to recover the personal injury cost that is probable that it will incur. The claim is now in its advanced stage, and the insurance company has agreed to meet the cost of claims in full. Insurance company will refund MPL once the claims have been settled. ठीक है जी। अब देखिएगा यहां पर इसकी कितनी अमाउंट मैं रिकॉग्नाइज करूं। जी बोलिए।
कितने क्लेम थे ऊपर देखिए, 150 इंटू 8, 1.2 मिलियन का क्लेम आ गया, एक चीज हो गई। दूसरा जो 10,000 दूसरे पेज पे आ रहा हूँ, 10,000 जो भी इंटू 8 ही कर लो, 80,000 बनेगा, क्योंकि ये भी बेशक क्लेम जितने ने भी किया है, एक चीज याद रखिएगा, वन सक्सेसफुल दूसरा भी आएगा, ठीक है, वो भी स्ट्रेस का बहाना लेके आ जाएगा, ये नेचुरल सी चीज है। तो इसलिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं, ये तो केस का फैसला होना ही नहीं हमारे हक में, मतलब ज्यादा चांस है कि ये केस हमारी फेवर में जाए, खत्म करो कहानी, इसकी सब कॉन्टिजेंसी क्रिएट करो। तीसरा जो इंश्योरेंस क्लेम के बाद है, क्या मैं इसको वर्चुअली सर्टन कह सकता हूं? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी हैज एग्रीड टू मीट द कॉस्ट ऑफ द क्लेम्स, ठीक है, इन फुल। इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड एमपीएल वंस द क्लेम्स हैव बीन सेटल्ड। ये वर्डिंग अब भी वर्चुअली सर्टन नहीं है, ये वर्ड ऑफ माउथ है, इट्स नॉट, देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नॉट रिटन। एक होता है जिस वक्त इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है, उसके बाद एक लेटर इशू करती है, उस लेटर को हम कहते हैं क्लेम एडमिटेड लेटर, जिसमें वो ये लिखती है कि हमने क्लेम को आपके एडमिट कर लिया। अब बाकी प्रोसेस के बाद चलता है, फिर पेमेंट होती है। सो जिस वक्त ये आ गया, अब वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, फिर ये वर्चुअली सेटल होगा। ये प्रोबेबल कंसीडर करोगे, बल्कि हाई लेवल ऑफ प्रोबेबल कह लो, चलो इस तरह, क्यों हो सकता है 90s के करीब हो, 80s के करीब हो, बट अगेन मैं इसकी रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करूँ, क्योंकि ये प्रूडेंस लगाना है यहां खास तौर पर रिसीवेबल के केस। तीसरा देखिए, द फ्यूचर ऑफ एमपीएल्स बिजनेस ऑपरेशंस इज इन डाउट following the explosion of the oil extraction plant. The national press criticized MPL for the way that it handled the problem. To address this, on 1st October 2016, MPL paid rupees 12,000 to a risk assessment specialist who has recommended introducing a new disaster recovery plan at an estimated cost of 500,000. जी बताइए। जी हाँ जी, paid 12,000 to risk assessment specialist who has recommended introducing a new disaster plan at an estimated cost of 500,000. देखिए, ये तो उसने अपना जो बिजनेस ऑपरेशन डाउट में चले गए हैं और एक्सपोजर में, नेशनल प्रेस क्रिटिसाइज एमपीएल फॉर द वे दैट इट हैंडल्स द प्रॉब्लम, ठीक है। To address this, on 1st October, MPL paid 12,000 risk assessment specialist who has recommended introducing a new disaster recovery plan. Okay, ये तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, तो 1 अक्टूबर को आप 12,000 पे कर रहे हो, ठीक है, ये तो सीधा सीधा एक्सपेंस आउट होना, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, प्रोविजन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये 12,000 क्यों पे किया कि आप रिस्क असेसमेंट पर स्पेशलिस्ट से रब्ता करें, उसे कह दी कि हु हैज रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू डिसीजन, क्या कोई डिसीजन हुआ, तो फिर आप इसको तो नहीं आप कह सकते, डिसीजन तो नहीं हुआ, तो फिर प्रोविजन किस चीज की क्रिएट करो। बेशक एडजस्टिंग इवेंट एग्रीड सारा कुछ है, लेकिन फिर भी उसका क्रिएट करने के लिए कोई लॉजिक तो हो ना, कभी मैंने ये काम करना। अभी 12,000 देके हमने एक्सपर्ट पर्सन से, स्पेशलिस्ट पर्सन से ये तो रब्ता कर लिया, ये हमने बिल्कुल कर लिया रब्ता, और उसने हमें 12,000 की केस हमें ये कहा जी कि रिकमेंड किया कि एक प्लान बना लो जिसपे इतनी कॉस्ट आएगी। सवाल ये है कि क्या डिसीजन हो चुका है? नहीं, तो फिर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करो, ठीक है। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी चला जाता है थोड़ा सा। नंबर 4 देखिए, MPLs enter into operating lease, ये वो आ जाएगा onerous contract I think, in the previous period for some office space. However, the company plans changed and the office space was no longer required. On 1st January 2016, a correctly calculated provision has been made for the future outstanding rental of 80,000 for the remaining 5 years. कितने साल कह रहा है? 1st January 2016 को आपने अगले 5 साल की प्रोविजन क्रिएट कर ली। This was based on a discount rate of 8%.
The rent paid during the period was 15,000. In addition, MPP has signed a sublease to rent out the space for the first 6 months of the next year for the total rental income of 6,000. No other tenants are expected to be found for the office space. तो पहली चीज तो ये है कि ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और हमारा काउंटिंग ईयर, अच्छा ये जो पूछ रहा है नीचे क्वेश्चन में देखो तो प्रोविजन कॉन्टिजेंसीज पूछ रहा है किस साल की, 31 दिसंबर 2016 की, ठीक है। तो 2016 में अगर आप देखें तो 2015 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा है, 80,000। ये देखो कैलकुलेटेड प्रोविजन हैज बीन मेड और ये करेक्ट हुई है ऑलरेडी, ये करेक्टेड प्रोविजन क्रिएट हो चुकी है 80,000 की, ठीक है। और उसके बाद वो ये लिखते हैं रेंट पे ड्यूरिंग द ईयर 15,000। अच्छा अब चूंकि ओपनिंग रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे इस साल की अनवाइंडिंग करोगे ना 8% पे, 8% पे अनवाइंडिंग करोगे तो 80,000 का 8% लें, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 6400, ठीक है जी। ये भी आपकी रिकॉर्ड होगी फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद जो इनकम आ रही है 6,000 की, वो इनकम भी रिकग्नाइज होगी और जो रेंटल आपने पे किया वो लेस भी हो जाएगा। ये सारी जरा मैं आपको समझा देता हूँ कहानी क्या है। देखो ओपनिंग प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, कितने से, 80,000। अब चूंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर इंपॉर्टेंट था, 5 साल का है ना कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने फैसला किया कि प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये 1 जनवरी 2016 की, ये बैलेंस है 31 दिसंबर 2016 को मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रेंट रिसीव हो रहा है कितना, पेड सॉरी पे किए कर रहा हूँ, लाइबिलिटी है ना प्रोविजन 15,000, अभी रिसीव वाला छोड़ दो हिस्सा, 15,000 पे कर रहे हो। लेकिन जब प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू हो तो पहला काम क्या करना होता है, डिस्काउंट, अनबाउंडिंग जिसको मैं सॉरी अनडिस्काउंटिंग, रिवर्सल ऑफ डिस्काउंटिंग करनी। तो पहले इसकी फाइनेंस कॉस्ट निकालें, एंट्री क्या होगी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, जो कि 8% है, विच इज 6,400, ठीक है जी। अच्छा अब जो रेंटल मैं पे कर रहा हूं, रेंटल पे कर रहा हूं, उसकी भी तो एंट्री करनी है ना, क्या एंट्री करूं, अच्छा क्यों ना पहले रिसीव वाली कर लो, वही वाला तरीका करो, ज्यादा आसान हो जाएगा, प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करने वाला। 31 दिसंबर को कैश डेबिट हो रहा है, अब मैं वो कर रहा हूं जिसके अगेंस्ट वो सब लीज किया था, कितनी अमाउंट है जी, 6,000, और क्रेडिट किसे करूंगा, रेंटल एक्सपेंस को, या रेंट एक्सपेंस लिख रहे हैं, ये क्रेडिट हो गया 6,000 से। उसी तरह फिर इसी डेट को मैं दूसरी एंट्री क्या करूंगा, 15,000 पे कर रहा हूं, रेंटल एक्सपेंस डेबिट। अब रेंटल एक्सपेंस में 15 से डेबिट नहीं करूंगा, 6 से करूंगा, क्यों, ताकि उतनी अमाउंट जो रिसीव हुई है वो एक्सपेंस के अगेंस्ट सेटअप हो जाए। लेकिन मैं 9 पे कर रहा हूं, तो 9 किसके अगेंस्ट पे कर रहा हूं, प्रोविजन के अगेंस्ट, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोविजन को डेबिट करो भाई 9,000 और इसके अगेंस्ट कैश को क्रेडिट कर दें 15,000, ठीक है जी। जिस वक्त आप ये नोट अब ये मांग रहे हैं ना, प्रिपेयर द प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज नोट्स, नोट्स में आपने पूरी अमाउंट शो करनी होती है। मैं इसका शो करता हूं, इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। साल के शुरू में कितना था, अब देखते जाओ, साल के शुरू में 80,000 एंट्रीज मैंने आपके सामने की। ड्यूरिंग द ईयर जो अनवाइंडिंग की है, फाइनेंस कॉस्ट रिकग्नाइज की है, ये प्रोविजन में प्लस होगी माइनस ऐड होगी, जो आपने ये इनकम रिसीव की है ये प्रोविजन में से माइनस करोगे। अच्छा आप इसको चूंकि ग्रॉस मेथड पर रखना है ना, नेट करके नहीं लेके जा रहा, ये पूरा माइनस होगा और ये 15,000 पूरा प्लस होगा, तो अल्टीमेटली फर्क कितना आ रहा है, 9। एंट्रीज में हम इस तरह लेके चलते हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन में तो समराइज करना होता है ना, उसमें तो एक एक अमाउंट इस तरह तो नहीं ले जाओगे,
तो प्रोविजन के अंदर आप 6,000 माइनस करोगे और 15,000 ऐड करोगे, ये फर्क है इसमें, ठीक है, और क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी जी। जी ये वही है प्रेजेंट, लेकिन है प्रेजेंट वैल्यू, हाँ ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट वैल्यू पे ना होता तो अनवाइंडिंग करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सीधी 2 एंट्री पास करते हैं जिसका मैंने कल की थी, ठीक है। जिस केस में इसका आसान तरीका ज़हन में रखो, यही एक केस और आएगा जिसमें ये अनबाउंडिंग नहीं कर रहा, वो भी 5 साल का है, वो प्रेजेंट वैल्यू में नहीं ला रहा। लॉजिक इतनी सी माइंड में रखिएगा, जिस क्वेश्चन में उसने डिस्काउंट रेट दिया मुझे लाजमन करना है, इसका मतलब वो लाया ही प्रेजेंट वैल्यू, फिर ही करो। अगर एक क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, मैं क्या अनवाइंड करूं, बस सीधा उसी तरह लेते हैं। सो बेसिकली ईयर से एक और चीज भी इंपॉर्टेंट होती है जो स्टैंडर्ड कहता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट मटेरियल है या नहीं। अगर तो मटेरियल है तो फिर तो लाना पड़ेगा पैसा, अगर एक मटेरियल है तो बेशक 3 साल है 4 साल है छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन अब शुरू होने उसमें ये बीच में 2 थे, मैंने कहा ये पहले कर लें। ऐसे एग्जांपल है, एग्जांपल 17 पेज नंबर 628, ठीक है। बदल इसमें ना वो रिक्वायरमेंट ये कर रहा है, एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव विद कैलकुलेशंस इफ अप्रोप्रिएट। यानी ये कैलकुलेशन मांग नहीं रहा, लेकिन जहां अगर हो तो बेशक आप उसको शो करोगे। Following information relates to the financial statement of Badr for the year to 31st March 2015. Mining division of Badr has a 3-year operating license from an overseas government. This allows it to the mine and extract copper from the particular site. When the license began on 1st April 2014, Badr started to build on the site. The cost of construction was ₹500,000. ये समझ आ गई बात, ठीक है। Overseas country has no particular environmental decommissioning laws. In its past financial statement, Badr has given information about the company's environmental policy and has provided examples to demonstrate that it is a reasonable company, responsible company that believes in restoring mining sites at the end of extraction period. Cost of removing the construction at the end of 3 years is estimated to be 100,000. The cost of site currently shown in the trial balance is 500,000. The company has a cost of borrowing of 10%. बड़ा आसान केस है। क्या एरर है इसमें, क्या नजर आई है? पहले पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा 500,000 वाली अमाउंट, वो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। शेड जो बनाया जी बिल्कुल होनी चाहिए थी, वो तो बिल्कुल बिल्डिंग का हिस्सा है, वो तो होगी। माइन के ऊपर आप अगर शेड लगा रहे हैं और उस पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है वो उसका हिस्सा हो गया। लेकिन फिर डिसमेंटलिंग का, डीकमीशनिंग का दूसरे पैराग्राफ में क्लियरली लिख रहा है कोई लॉ नहीं है। हाँ जी, कोई लॉ नहीं है। जब लॉ नहीं है तो बज़ाहिर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन जो पिछले साल की हमारी जो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गई है, उसके अंदर जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी हमने स्पेसिफाई की है, उसमें हमने खुद एक्सेप्ट की है कि हम रिस्पॉन्सिबल कंपनी हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रीस्टोर करके दें। तो सो पब्लिकली अनाउंस हो गया, सो द प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। लेकिन डीकमीशनिंग कॉस्ट 100,000 है, द प्रोविजन ऑफ 100,000 शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। हाँ जी, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो आखिरी लाइन लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ साइट करंटली शोन इन द ट्रायल बैलेंस इज 500, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि फिर मुझे अब इसमें क्या करना है, पहले मैं 100,000 को 10% पे प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा, जो अमाउंट आएगी वो इस कॉस्ट में ऐड होगी। ऐड होने के बाद
दूसरी तरफ ये प्रोविजन में भी लाइबिलिटी पे शो, ट्रायल बैलेंस में ही चलो कह लो क्रेडिट साइड पे शो, ठीक है। बस ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है इसका। तो ये 17 तक मैंने किए, 18 से ऑनवर्ड कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको एक आधा दिन और 2 दिन रखोगे, मस्ट आता है क्वेश्चन इसमें, 1-2 केस काफ़ी टफ आने हैं अभी, तो ये चलते जाएं, इसमें आएंगे हर एक में 1-2 आएंगे, तो आने दें, इसको करने दें।